वेलकम एवरीवन। मैं फातिमा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से निखिल कुमार। वर्तमान जारी लॉकडाउन में जो हमने यूट्यूब के माध्यम से आपको प्रशिक्षण से जुड़े रखने की व्यवस्था की है, उसी क्रम में आज का दूसरा महत्वपूर्ण वीडियो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र एवं उसकी प्रकृति से संबंधित है। पहले यूनिट का जो दूसरा सा पॉइंट है वो है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति एवं उसका क्षेत्र। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में विद्वानों ने जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी अपनी राय रखी है, उसी से निकलकर सामने आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को डिस्क्राइब करने के लिए हम जिन पॉइंट्स का प्रयोग करेंगे उसमें सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि यह वैज्ञानिक होने के साथ साथ सामाजिक विज्ञान की प्रकृति भी है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है वैज्ञानिक होना, साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान से इसका जुड़ाव। यानी यह वैज्ञानिक प्रकृति का भी और सामाजिक वैज्ञानिक प्रकृति का भी है, दोनों के साथ इसका संबंध है। विज्ञान के साथ इसलिए क्योंकि यह कार्य कारण सिद्धांत पर अपने अध्ययन को केंद्रित करता है, साथ ही साथ ये क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करता है, क्रमिक अध्ययन है, इसलिए यह विज्ञान के करीब है। लेकिन इसके सिद्धांतों का प्रयोग सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, इसलिए ऑटोमेटिकली ये सामाजिक विज्ञान की प्रकृति का भी हो जाता है। दूसरा है कि इसकी प्रकृति काफी व्यापक है। यह बालकों के व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित करता है और चूंकि उम्र की हर अवस्था में, उम्र के हर पड़ाव में, विकास की हर अवस्था में यह मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है, तो यह बालकों के साथ साथ उनके व्यवहार का अध्ययन करते करते प्रौढ़ों के व्यवहार और उनकी शिक्षा के लिए भी अपने सिद्धांतों को भी प्रयोग में लाता है। तो यह इसकी दूसरी प्रकृति हो गई कि यह काफी व्यापक है। इसके साथ साथ इसमें विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन है और उसके साथ साथ अभिभावकों और वातावरण के द्वारा बालकों के व्यवहार परिवर्तन पर जो प्रभाव डाला जाता है उस पर भी अपना अध्ययन केंद्रित करता है। तो इसकी ये तीसरी प्रमुख प्रकृति है। इसके साथ साथ इसकी प्रकृति काफी व्यापक भी है और सूक्ष्म भी है। व्यापक प्रकृति के होने का मतलब है कि इसका अध्ययन का कोई एक डायमेंशन नहीं है, बहुत सारे डायमेंशन है। हम इसके अध्ययन क्षेत्र को जब आगे देखेंगे तो वहां पर इस चीज को क्लियर करेंगे कि इसका अध्ययन क्षेत्र कितना व्यापक है। और इसका अध्ययन क्षेत्र काफी सूक्ष्म प्रकृति का भी है। व्यापक कहने का मतलब है कि पूरे विश्व में जहां पर भी मानव का अस्तित्व है वहां पर इसके नियम और इसके सिद्धांत, यानी शिक्षा मनोविज्ञान के नियम और सिद्धांत समान रूप से कार्य करते हैं। और सूक्ष्म इस स्तर पर कहा जाता है कि हर एक बालक दूसरे बालक से बहुत सारे मामलों में भिन्न होता है, जिसे आप व्यक्तिगत विभिन्नता के नाम से जानते हैं। तो विभिन्नता के इस परिप्रेक्ष्य में वो बिल्कुल सूक्ष्म स्तर पर जाकर पर्टिकुलर किसी एक चाइल्ड पर अपना अध्ययन फोकस करता है। इस अर्थ में वो व्यापक होते हुए भी सूक्ष्म है। ये इसकी प्रकृति है। इसके साथ साथ इसकी अगली प्रकृति है कि ये सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। जैसे देखिए, एक सिद्धांत है कि बालक का विकास पहले शिशुअवस्था में बालक प्रवेश करता है, उसके बाद बाल्यावस्था में, उसके बाद किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था। तो यूनिवर्सल कहने का मतलब है कि पूरे वर्ल्ड में जहां पर भी मानव का अस्तित्व है वहां सेम इसी तरीके से उनका विकास होता है। कहीं ऐसा नहीं है कि बालक शिशुअवस्था के बाद सीधे किशोरावस्था में प्रवेश पा जाते हैं। एक भी स्टेप को आप स्केप नहीं कर सकते, पलायन नहीं कर सकते। तो ये यूनिवर्सल प्रकृति का है, सर्वव्यापक है। साथ साथ ये विकासोन्मुख प्रकृति का भी है। यानी निरंतर इसमें चीजें बदलती जा रही हैं। पहले ये
माना जाता था, जैसे आपने इसके परिभाषा में देखा होगा और इसकी विकास यात्रा में, कि इसे आत्मा का विज्ञान माना जाता था, फिर इसे मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, बाद में इसे व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा। हो सकता है अगले 50 साल के बाद कोई नया शोध इसको किसी और चीज का अध्ययन साबित कर दे। बिल्कुल संभव है। तो ये एक लचीला है, इसकी प्रकृति काफी लचीली है और ये विकासोन्मुख है, लगातार ये डेवलप कर रहा है, डायनेमिक नेचर का है। इसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है कि ये सीमित है, इसके अपने लिमिटेशंस हैं। ऐसा नहीं है कि असीमित क्षेत्र में इसका अध्ययन किया जाता हो। तो इसकी एक प्रमुख प्रकृति हो गई कि ये एक सीमित है, सीमित विषय है। साथ ही साथ है कि ये एक मौलिक विज्ञान है। इस पर काफी विवाद है, लेकिन फिर भी इसके अपने जो सिद्धांत हैं और इसमें शोध के इतने सारे गुंजाइश हैं कि इस आधार पर बहुत सारे विद्वानों ने इसे मौलिक विज्ञान के रूप में भी जाना है। देखिए, पदार्थ का जो अध्ययन करता है उसे आप भौतिक विज्ञान कहते हैं। जो केमिकल्स की स्टडी है, ये केमिकल बॉन्डिंग पर ध्यान केंद्रित करती है, उसे आप केमिस्ट्री जानते हैं। लाइफ साइंस लाइफ के बारे में जानता है, उसके बारे में अध्ययन करता है। लेकिन मानवीय व्यवहार या व्यवहार का अध्ययन क्या एक मौलिक विज्ञान नहीं होता? इस आधार पर बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि यह एक मौलिक विज्ञान है और इसमें शोध की काफी गुंजाइश है। तो इसकी प्रकृति काफी इंटरेस्टिंग है कि ये अपने आप को विज्ञान के रूप में क्लेम करता है। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे व्यवहार रूढ़िगत हैं, तो बहुत सारे व्यवहार ऐसे भी हैं जिसके आधार पर भविष्यवाणी की जाती है। यानी ये रूढ़िगत प्रकृति का भी है और ये भविष्योन्मुखी प्रकृति का भी है। इसके बाद इसकी प्रमुख प्रकृति है कि इसका संबंध शिक्षण एवं अधिगम से होता है। देखिए, शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया अपने आप में काफी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षा का अर्थ ही होता है सीखना या सिखाना। यह शिक्ष धातु से बना है जिसमें आ प्रत्यय लगाया जाता है। तो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया शिक्षा की अनन्य प्रक्रिया है और शिक्षा मनोविज्ञान अपने अध्ययन में इसको अनिवार्य रूप से शामिल करता है। तो इसकी प्रकृति शिक्षण एवं अधिगम के साथ जाकर यहाँ पर मिल जाती है। तो इतने सारे पॉइंट्स के आधार पर हम शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को समझने का प्रयास करते हैं। अंत में हम लोग ये कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति गतिशील है, फ्लेक्सिबल है, डायनेमिक है, साइंटिफिक है, सोशल साइंस से रिलेटेड है, यूनिवर्सल है। ये सब इस प्रकृति का इसकी प्रकृति है, इसका स्वभाव है, इसका नेचर है। देखिए, किसी भी विषय में आप जिस किसी विषय से पढ़ करके यहाँ आए हो, आपने देखा हो कि हर लेवल पे आपको प्रकृति के बारे में जानना पड़ता है। प्रकृति की जानकारी क्यों आपको होनी चाहिए? इससे होता यह है कि आप उस विषय को समझ पाने में सक्षम होते कि ये विषय किस ओर जाता है, इसमें क्या पढ़ना होता है, ये किस तरह का विषय है। ये अवधारणात्मक स्पष्टता लाने के लिए ही आपको प्रकृति के बारे में पढ़ना होता है, प्रकृति को जानना होता है, उस विषय की प्रकृति को। अब हम लोग देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन कौन सा है। देखिए, आपके सिलेबस में जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं, मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि यूनिट 2 में जो कुछ पढ़ना है, यूनिट 3 में जो कुछ पढ़ना है, यूनिट 4 में जो कुछ पढ़ना है, यूनिट 5 और यूनिट 6 में, वह सब कुछ शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र है, उसका स्कोप है, उसकी विषय वस्तु है। आप हमारा इशारा समझ रहे होंगे। आप जब आंसर को लिखने जाएंगे तो वहां आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को अगर आप शब्दशः याद नहीं भी रख पाते हैं, लेकिन सिलेबस आपके जेहन में अगर है,
तो आप आराम से लिख सकते हैं उन सारे पॉइंट्स को। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की बात जब की जाती है तो उसमें हम क्या कुछ पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बालकों का विकास पढ़ते हैं, यानी अभिवृद्धि और विकास शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र है। इसके बाद हम सीखना यानी अधिगम, इसका अध्ययन करते हैं। ये आपके सिलेबस में है। तो अधिगम शिक्षा मनोविज्ञान का एक प्रमुख क्षेत्र है। इसके बाद आप पढ़ते हैं कि एक बालक दूसरे बालक से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होता है। यह भिन्नता व्यक्तिगत विभिन्नता के नाम से आपके सिलेबस में मौजूद है। तो यह भी शिक्षा मनोविज्ञान का एक विषय क्षेत्र है। इसके साथ साथ आप बालकों के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ते हैं। व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है, व्यक्तित्व के निर्धारण में कौन कौन सी परिस्थितियां अपनी भूमिका निभाती हैं, और व्यक्तित्व के निर्माण से या व्यक्तित्व के निर्माण की प्रक्रिया का मनुष्य के व्यवहार पर क्या अध्ययन पड़ता है, आप इसका भी अध्ययन करते हैं। यानी व्यक्तित्व का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान का एक प्रमुख क्षेत्र है। इसके साथ साथ तरह तरह की अध्ययन विधियां भी शिक्षा मनोविज्ञान में मौजूद हैं। आपको सेकेंड यूनिट में वही सब कुछ पढ़ना है, जैसे जीवन इतिहास विधि क्या है, साक्षात्कार विधि क्या है। तो ये सब कुछ, यानी जितने भी तरीके से शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र है। और आपको शिक्षा मनोविज्ञान में मापन और मूल्यांकन का भी अध्ययन करना होता है। तो मापन और मूल्यांकन उद्देश्य का होता है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान ने अपने लिए जो उद्देश्य को निर्धारित किया है उसकी प्राप्ति में वो किस हद तक सफल रहा, इसका अध्ययन आप लोग करते हैं। यानी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को इन पॉइंट के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट आप ह्यूमन डेवलपमेंट, या विशेष रूप से इसे चाइल्ड डेवलपमेंट लिखें, ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि ये डीएलएड की विषय सामग्री है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास, इसका पहला विषय क्षेत्र है। दूसरा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। इसके बाद है व्यक्तित्व और समायोजन, यानी पर्सनैलिटी एंड एडजस्टमेंट। इसके बाद है स्टडी मेथड्स, यानी अध्ययन विधियां। लर्निंग, अधिगम यानी सीखना। मापन और मूल्यांकन, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। मनोवैज्ञानिक प्रयोग, साइकोलॉजिकल टेस्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। और अंत में पाठ्यक्रम निर्माण। ये सब कुछ शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र हैं। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के जितने भी क्षेत्र हैं उन सब को जैक के द्वारा जो आपका सिलेबस बनाया गया है, सेकेंड यूनिट से लेकर के 6th यूनिट तक के बीच में बांट दिया गया है। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है और सजेशन है कि आप अपने सिलेबस को पहले काफ़ी बारीकी से पढ़ें और समझें कि उसमें क्या कुछ पढ़ना है। उसमें जो कुछ भी पढ़ना है वही शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र है। आप उसे पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं, और जब ये पूरा सिलेबस समाप्त होगा तो आप उस पॉइंट को आराम से डिफाइन करने में सक्षम हो जाएंगे। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी क्यों माना जाता है। उस संबंध में अन्य विद्वानों ने जो कुछ भी कहा है। तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमारे सामने प्रस्तुत करते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।